तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो है ग्राम विकास अधिकारियों का होगा राज्य संवर्ग, नई भर्तियां की जाएंगी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकेंगे और नियमावली लगभग तैयार है। और पहले बता दूं कि जिन भी छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। और जो पुराने छात्र हैं वो सभी छात्र वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया करें। यहाँ पर एक बदलाव किया गया नियमावली में कि अब जो इसका कैडर है वो बदल के राज्य स्तरीय किया जा रहा है। अब किसी भी ग्राम विकास अधिकारी का कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकेगा आसानी से। लिखा हुआ है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों का जल्द ही अन्य विभाग के सभी कार्मिकों की तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्थानांतरण हो सकेगा। ग्राम विकास अधिकारियों के संवर्ग को भी राज्य संवर्ग घोषित करने के लिए नियमावली तैयार हो गई है। नई नियमावली को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है। नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। नई नियमावली के लागू होने पर ग्राम विकास अधिकारी भी अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरण पाने के हकदार हो जाएंगे। अभी तक इनका कैडर जिला स्तर का है, जैसे लेखपाल या प्राइमरी के जो टीचर होते हैं ये सब इनका जिला स्तर का होता है। और अगर आपको दूसरे जिले में जाना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इनके स्थानांतरण का पूरा अधिकार जिला स्तरीय अधिकारियों के पास होता है और स्थानांतरण के नाम पर इन्हें तैनात वाले जिले में एक से दूसरे ब्लॉक में जाने का मौका अभी तक मिलता है। विशेष परिस्थितियों में आयुक्त ग्राम विकास के आदेश पर ही इक्का दुक्का, जैसे लेखपालों वगैरह में है, इक्का दुक्का अधिकारियों का तबादला दूसरे जिलों में हो पाता है। हालांकि इसके लिए नियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम विकास के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारियों के पद को राज्य संवर्गीय बनाने के लिए नियमावली बना ली गई है। प्रस्तावित नियमावली का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था में दूसरे जिलों में तबादले का कोई नियम नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारियों को कई दिक्कतें होती थी। महिला ग्राम विकास अधिकारी जिनकी नौकरी अविवाहित रहने के दौरान लग जाती थी और शादी अगर दूसरे जिले में हो गई तो उनके सामने घर परिवार के साथ नहीं रह पाने की समस्या है। नई नियमावली में इस तरह की सभी दिक्कतों का समाधान किया गया है और नई नियमावली के लागू होते ही प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद 8,276 के मुकाबले 5,778 ग्राम विकास अधिकारी ही पूरे प्रदेश में तैनात हैं। तो विद्यार्थियों को ये भी एक नई भर्ती आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अभी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन जो यूपी SSSC का पीटी का आयोजन होना है 2025 वाला, उसके द्वारा भी आप लोगों को बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे एक नई जूनियर असिस्टेंट का खाका लगभग बन करके तैयार हो चुका है, फिर से आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट की एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे एक ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती है वो भी यहाँ से आनी है और एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है वो भी SSSC से आना है। लगभग 8 से 9 हज़ार पद रिक्त हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के। भर्तियों से संबंधित सूचनाएं अभी आगे भी हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि चर्चा का विषय है इस समय और जो कि आप लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई होगी, होने वाली होगी, वो यहाँ से थोड़ा सा सीख सकते हैं। लिखा है, अदानी ने सादगी से की बेटे की शादी और देश के शीर्ष अरबपतियों में शुमार और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी के छोटे बेटे जीत अदानी शुक्रवार को दीवा शाह के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि ये जो शादी है वो बहुत ही बताया जा रहा है कि बहुत ही सादगी तरीके से, बहुत ही छोटे प्रोग्राम के रूप में की गई है। और इसकी चर्चाएं भी चल रही थी कि भारत में शादियों पर बहुत ज़्यादा बेफजूली का खर्च होता है। और इस चोंचलेबाजी पर मैंने एक पोस्ट भी किया था 2023 में अपने फेसबुक पर, और तब मैंने यहाँ पर ये लिखा था कि अब ये जो चलन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे पहले मंडप में शादी वरमाला हो जाता था, लेकिन अब हल्दी का प्रोग्राम, मेहंदी में स्टेज, लेडीज संगीत, थीम पार्टी, प्री वेडिंग फोटोशूट, डेस्टिनेशन वेडिंग, रिसेप्शन, सगाई। बात ये नहीं है, जिनके पास पैसा है वो तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी देखा देखी, अमीरों की देखा देखी जब मध्यम और जो निचले वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं,
उनके बच्चे भी अपने माँ बाप को मजबूर करते हैं ये सब करने के लिए। और इस प्रोग्राम में लड़के लड़कियां दोनों की गलती होती है। तो बेफजूली को रोकने के लिए ये अदानी ने एक नज़ीर पेश की है और इसी का पालन करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड में भी और बड़े उद्योगपति भी हाल ही में मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई, जो कि लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में चला, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम। और लिखा हुआ है कि यही जो पैसा बचा शादी में, तो गौतम अदानी ने सामाजिक कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपए दान किए। बेहद खर्चीली डेस्टिनेशन वेडिंग के दौर में अदानी परिवार की ये शादी नज़ीर मानी जा रही है। शादी संपन्न होने के बाद अदानी ने एक्स पर लिखा कि ईश्वर के आशीर्वाद से जीत और दिव्य विवाह के बंधन में बंध गए और ये एक छोटा निजी समारोह था, इसलिए हम चाहते हुए भी सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर पाए, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। उन्होंने शादी की तस्वीरें साझा कर दी सीधे सीधे। और आपने देखा होगा नेताओं को बुलाना है, बड़े बड़े लोगों को बुलाना है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ, वहाँ पर भी अदानी फाउंडेशन की तरफ से 40 से ज़्यादा जगह पर भंडारे चल रहे थे। तो गौतम अदानी इस समय अपनी इमेज बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस समय अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। लिखा है अगली जो सूचना है वो है महिला परिचालकों की होगी सीधी भर्ती। यूपी रोडवेज महिला परिचालकों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। और रोडवेज के प्रयागराज रीजन की बात करें तो प्रयागराज मंडल के झूसी स्थित रोडवेज कार्यशाला में 4 मार्च 2025 को सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इस भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक महिला अभ्यर्थी 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास 666 डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी सीधे रोडवेज कार्यालय में उपस्थित होकर के आवेदन कर सकती हैं और संविदा पर ही भर्ती होगी। वेतन 2.02 प्रति किलोमीटर के आधार पर होगा। संविदा कर्मी को 7.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। आबकारी की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। आबकारी विभाग की शराब की दुकानों के लिए नई नियमावली जारी की गई है, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। 3 पेज में ये नियमावली छपी हुई है जिसमें सब कुछ बताया गया है, किस तरीके से आवेदन करना है, किस किस तरीके की दुकानें हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो आवेदन, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जो शुरू हो रहा है वो 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। और इसमें इसका जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, आवेदन करने, प्रोसेसिंग फ़ीस का भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 17 फरवरी है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 27 फरवरी है। और प्रथम चरण की लॉटरी जो घोषित होगी वो 6 मार्च को घोषित होगी। यूपी SSSC ने जो 2 नोटिस जारी की थी, जो परीक्षाएं होनी है 16 तारीख को सुबह एक पाली में और एक द्वितीय पाली में होनी है। कनिष्ठ विशेषक खाद्य की परीक्षा होनी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक परीक्षा होनी है सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक। इन विद्यार्थियों के जो सिटी सेंटर हैं वो जारी कर दिए गए हैं, प्री एडमिट कार्ड। और यहाँ पर जो आंसर की जारी हुई थी, जो परीक्षा 2 तारीख को हुई थी, उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। कनिष्ठ विश्लेषक औषधि की परीक्षा भी थी 2 फरवरी को और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की परीक्षा भी थी, तो इनकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर के इसे देख सकते हैं। माध्यमिक के 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा। 1 अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वालों को लाभ मिलेगा। जिनकी ज्वाइनिंग भले ही बाद में हुई हो, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 से अगर जारी हुआ था तो इनको भी पुरानी पेंशन मिलेगी। लिखा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दे दिया है। विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से शुक्रवार को ऐसे शिक्षक कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों में खुशी की लहर। 19 दिन बाकी 50 करोड़ पार कर सकती है स्नानार्थियों की संख्या। तीनों अमृत स्नान के बाद भी उमड़ रहा है रेला। प्रयागराज में लगातार भीड़ है, लगातार लोग आ रहे हैं और फिर से जाम की स्थिति बनी हुई है। 9 फरवरी तक शहर में वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। यहाँ पर कई समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। राहगीरों को जाम से नहीं मिली राहत। संगम को जाने वाली सड़कों पर रेंगते वाहन। जबलपुर से आने में लगे 6 घंटे और नैनी से झूसी पहुंचने में लगे 5 घंटे। तो लिखा भी है कुप्रबंधन से बदहाल यातायात व्यवस्था, कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी। उन्होंने अपने ऐसा लगता है जैसे हाथ खड़े कर दिए हों। वहीं पर मुकुंद तिवारी ने राज्यपाल से मांग की कि प्रयागराज में बेहद खराब यातायात व्यवस्था है, निजात दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें।